Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So I hope guys you are utilizing your time in this lockdown by preparing for the upcoming UGC NET exam. So today I am going to discuss a very important topic, and the topic is International Labour Organization. So this topic is a part of HRM subject Labour Welfare Code 55, and all the students who are preparing specially for HRM, please watch this video very carefully. So before starting the video, please like, comment and share my video. So now let's begin the topic. So the contents are meaning, objectives, composition, which means the organizational structure of International Labour Organization, which includes three major organs: ILO, 8 core conventions, and then the last is ratification of the convention in India. So let's start with the introduction. नेम ऑफ द बॉडी इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये जो स्टैब्लिश की गई थी वो 29 अक्टूबर 1919 में की गई थी, तो प्लीज इस डेट को आप याद कर लीजिए. टोटल जो कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं आईएलओ की, वो हैं 187 मेंबर्स. जो इसके हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. डायरेक्टर जनरल जो है आईएलओ का वो है गाय राइडर, एंड इट इज अ ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी. इसका मतलब है कि ऑल द मेंबर्स हु आर द पार्ट ऑफ द आईएलओ दे आर अलाउड टू वोट फॉर द स्पेसिफिक मैटर्स और एनी स्पेसिफिक चेंजेस. ठीक है. अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो जब वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करना था, जब उसमें पीस लानी थी कंट्रीज के बीच में, तो इसके लिए एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन की थी, और ये जो आईएलओ है ये तब उसका पार्ट था. अब तो ये एज अ बॉडी पूरा बन चुका है, तो तब ये इसका पार्ट था ट्रीटी ऑफ वर्सली. तो यू कैन लर्न द ट्रीटी. आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू वांट टू नो कि हाँ ट्रीटी थी एक वर्सलीज की. ठीक है. अब इंडिया के बारे में आते हैं तो ये इसका फाउंडिंग मेंबर था. मतलब जब ये स्टार्ट ही हुई थी 1919 में, तब से सिंस देन इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ. तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया. ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेट एंड प्रमोट दी स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. आईएलओ का सबसे पहले तो यही है कि वो ऐसे प्रमोट कर सके स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल्स को जो कि वर्किंग एनवायरनमेंट में हम यूज कर सकें, और वो एक ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हो. सेकेंड इसका है कि ये अपॉर्चुनिटी दिला सके मेन एंड विमेन बोथ को इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर इनकम पर्पसेस. थर्ड इसका आता है कि सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके लिए सारे कवरेज और सारी इफेक्टिवनेस प्रोग्राम्स में आनी चाहिए सारी मेंबर कंट्रीज जो कि इसके पार्ट हैं. एंड द लास्ट इज स्ट्रेंथन द ट्राइपार्टिज्म एंड द सोशल डायलॉग, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. वोटिंग का पार्ट इसमें इसीलिए दिया गया है. अब आते हैं सिंपल सीधा कॉम्पोजिशन पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, वो देख लेते हैं. पहले तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, then comes the government body, and then comes the international labor office. अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस. सो गाइस, इसको जो इसका दूसरा नाम है वो है इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर. तो कभी अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द बॉडी इज नोन एज इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर, तो आपको आईएलसी मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस पे टिक करना है. इसका दूसरा नाम है लेजिस्लेटिव विंग. अब इसके बारे में देखते हैं. ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जो कि लेबर पॉलिसीज प्रोपाउंड करती है इंटरनेशनल लेबर के लिए. इंटरनेशनल लेबर मतलब लेबर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आर द मेंबर्स ऑफ द आईएलओ. ठीक है. उसके बाद इसमें जो सेशंस होते हैं आईएलसी के, मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस के सेशंस होते हैं जो कि अटेंड करते हैं डेलीगेट्स. तो डेलीगेट्स भी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मतलब 3 पार्टीज है. एक तो गवर्नमेंट है, एक तो एम्प्लॉयर की तरफ से आएंगे और तीसरे वर्कर्स की तरफ से आएंगे. तो उसका कुछ रेशियो दिया गया है कि वो किस रेशियो के फॉर्म में आते हैं डेलीगेट्स, और उसका रेशियो है, याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2:1:1. इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर 2:1:1 मतलब कि गवर्नमेंट के डेलीगेट्स 2 आएंगे, एम्प्लॉयर्स के डेलीगेट 1 आएगा और एम्प्लॉय के डेलीगेट 1 आएंगे. गवर्नमेंट के दुगने आते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बराबर आते हैं. ठीक है. तो ये जो रेशियो है इसे याद कर लीजिएगा. अब ये जो कमिटी हम लोग कॉन्फ्रेंस जो हम ये करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये है कि ये यहाँ पर जो सेशंस होते हैं वहाँ पे कमिटीज को अपॉइंट किया जाता है जो कि डिफरेंट मैटर से डील करती हैं हर सेशन में. ठीक है. हर सेशन में अलग अलग लेबर से प्रॉब्लम से रिलेटेड कमिटीज बना दी जाती हैं. तो वो कमिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन कमिटी, क्रेडेंशियल कमिटी, रिजोल्यूशन कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी एंड फाइनेंस कमिटी. ठीक है. तो ये तो पूरा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में था. जो भी मैंने इसमें हाईलाइट करा हुआ है गाइस, प्लीज उसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में.
ठीक है, अब चलिए आते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस परफॉर्म बाय आईएलसी मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना, मतलब उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना और लॉज बनाना। फिर मेंबर कंट्रीज का कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो आईएलसी के लिए, वो फिक्स करना। फिर बजट डिसाइड करना। फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करना। सबसे ज़्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें इनका फंक्शन है वो ये है, जो सेकेंड मेजर ऑर्गन है गवर्निंग बॉडी, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, आईएलसी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु सिलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आईएलसी मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ही है जो कि गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। एंड लास्ट ये है अपॉइंट कमिटी टू डील विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड द लास्ट इज लेबर प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करना, ये भी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का मेजर पार्ट है। तो ये एक मेजर ऑर्गन है, इसलिए हमने इसे सबसे पहले लिया है क्योंकि ये सबसे पहले आता है, एपेक्स पर है। उसके नीचे अब आता है नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी। ठीक है, गवर्निंग बॉडी के बारे में देखते हैं। गवर्निंग बॉडी को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसको क्या बोला जाता था आईएलसी को, लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये भी एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, इसमें भी अलग अलग डेलीगेट्स दिए जाते हैं और अलग अलग उन्हें वोटिंग करना भी अलाउड है। ये क्या करती है, इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ आईएलसी। क्या करती है, डिसीजन जो आईएलसी लेता है मतलब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करती है अपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। अब ये जो ऑफिस होता है पूरा, इसका कितना टेन्योर होता है, जो गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स आते हैं उनका 3 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, अब इसमें जो गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स होते हैं, मैंने बताया ट्राइपार्टाइट है, तो इसमें बॉडी में एक डेलीगेट के लिए रेशियो बना दिया जाएगा जैसे पहले बनाया हुआ था। तो इसमें टोटल 56 मेंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1:1। इसका मतलब क्या है, 28 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके गवर्नमेंट से रहेंगे, 14 आपके एम्प्लॉयर से रहेंगे और 14 आपके वर्कर से रहेंगे। अभी बताया ना टोटल 56 होने चाहिए, तो 56 का रेशियो आप अगर निकालेंगे 2:1:1 तो यही निकलेगा। ठीक है, अब इसमें ये जो बॉक्स में मैंने नोट करके दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो 28 रिप्रेजेंटेटिव आपके गवर्नमेंट से हैं, उसमें जो गवर्नमेंट है अलग मेंबर्स की, उसमें जो 28 में से जो 10 लोग अपॉइंट किए जाते हैं वो परमानेंट होते हैं और उन्हें चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस से सिलेक्ट किया जाता है। और जो बाकी रिमेनिंग 18 रह जाते हैं 28 में से, वो आप उसे अदर गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, मतलब वो अदर गवर्नमेंट के भी डेलीगेट हो सकते हैं। पर जो 10 होते हैं वो बिल्कुल चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस जो स्टेट होती हैं उन्हीं के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तो इसका रेशियो भी वही सेम है। पर हाँ, इसमें एक चीज याद रखनी है कि इसमें टोटल सिर्फ 56 मेंबर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट बॉडी के फंक्शन। इसमें क्या है, वर्क को कोऑर्डिनेट करना जो कि आईएलसी परफॉर्म करती है। फिर बजट को स्क्रूटिनाइज करना, बजट डिसाइड तो आईएलसी करती है बट स्क्रूटिनाइज ये करते हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो लोग गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं आईएलसी, ये किसको अपॉइंट करता है, ये पूरे इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है गवर्निंग बॉडी। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रिपेयर करता है जितने भी आईएलसी कॉन्फ्रेंस के जो जितने भी सेशंस होते हैं उनके एजेंडा और उनके ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना गवर्निंग बॉडी का काम होता है। ठीक है, तो ये तो सारे फंक्शंस हो गए। अब थर्ड पे आते हैं मेजर ऑर्गन, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ठीक है, क्या दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है, सेक्रेटेरिएट। तो तीनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये थर्ड मेजर ऑर्गन है आईएलओ का। जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है गवर्निंग बॉडी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है सेक्रेटेरिएट का, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का। और उसका टेन्योर कितना होता है डायरेक्टर जनरल का, 10 साल का टेन्योर होता है। तो ये जितना भी गाइज हाईलाइट किया हुआ है इसको प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस कम। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं। पहला है, जितना भी आईएलसी का कॉन्फ्रेंस होता है उसके डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ करना और एजेंडा बनाना। ठीक है, फिर सोशल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं लेबर्स को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा, गवर्नमेंट की जो है डिफरेंट स्टेट्स की, उनको असिस्ट करना उनके लेबर लेजिस्लेशन को फॉर्म करने में, मतलब उनके लिए लेबर लॉज और पॉलिसीज को फॉर्म करने में असिस्ट करता है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो आई होप आपको ये 3 समझ में आ गए होंगे ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए अब मेन आईएलओ कोर कन्वेंशंस पर चलते हैं। आईएलओ गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
तो ये कन्वेंशन है और ये उनके कन्वेंशन नंबर है। तो कभी कभी उल्टा पूछ लिया जाता है कि कन्वेंशन नंबर दिया होता है और ऑप्शंस में बहुत सारे कन्वेंशन दिए होते हैं और आपको बताना होता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहला फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है जिसका नंबर है 29। सेकंड है एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन जिसका नंबर है 105। थर्ड है इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, उसका नंबर है 100। देन कम्स द डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 111। देन फिफ्थ है मिनिमम एज कन्वेंशन number 138. Then comes worst form of child labor convention number 182. Then comes freedom of association and protection of the right to organize convention number 87. और last है right to organize in collective bargaining convention number 98. ठीक है, तो इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कन्वेंशंस आ जाते हैं, तो इनके नंबर याद कर लीजिएगा और इनके नाम याद कर लीजिएगा। अब इंडिया से रिलेटेड जो इनका रैटिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है कन्वेंशन का, वो देखते हैं। अब रैटिफिकेशन का क्या मतलब है? रैटिफिकेशन एक ऐसा एक्ट होता है कि अगर वो कोई स्टेट उसको एग्री कर जाता है, इसका मतलब उस एग्रीमेंट या ट्रीटी पर साइन कर देता है, तो उसका ये मतलब होता है कि उस कन्वेंशन के अंदर जो जो भी प्रिंसिपल्स और लॉज लिखे हैं उसे मानना उनका लीगली बाउंड हो गए हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना माने, तो उन्हें वो सब मानना पड़ता है। तो देखना है कि उन 8 कन्वेंशन में से कौन कौन से कन्वेंशन को इंडिया रेटिफाई कर चुकी है, मतलब लीगली बाउंड हो चुकी है, साइन कर चुकी है ट्रीटी कि हम इसको बाउंड करके हम मानते हैं सारे टर्म्स। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और कब कब रेटिफाई हुआ है। तो देखते हैं, पहला जो है फोर्स लेबर कन्वेंशन जिसका नंबर है 29, उसको हमने रेटिफाई किया था इंडिया में इन द ईयर 1954, तो ये याद करना जरूरी है। सेकंड, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 105, इसको हमने रेटिफाई किया था सन 2000 में। ठीक है। थर्ड, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 100, इसको हमने रेटिफाई किया था इन द ईयर 1958। देन कम्स द डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 111, इसको हमने ईयर में कौन से ईयर में रेटिफाई किया था? 1960। मैं गाइज इसे इसलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है दिसंबर में 2018 और 19 के पेपर में। चलिए ना देखते हैं आगे। मिनिमम एज कन्वेंशन 138, ये तो रिसेंटली 2017 में ही रेटिफाई किया है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182, इसे भी रिसेंटली हमने क्या कहते हैं रेटिफाई किया है 2017 में। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ ऑर्गेनाइज, ये कन्वेंशन जो है 87। और लास्ट कन्वेंशन राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, इन दोनों कन्वेंशन पे ध्यान दीजिए गाइस। ये जो कन्वेंशन नंबर 87 और 98 है, मैंने इनके आगे क्यों लिखा है नॉट येट रेटिफाइड? बिकॉज दीज आर नॉट येट रेटिफाइड इन इंडिया, मतलब अभी तक हम लोगों ने, इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन कौन से कन्वेंशन हैं जिसे इंडिया अभी तक रेटिफाई नहीं कर सकी है, तो वो है 87 एंड 98 इसलिए। एंड प्लीज इन ईयर्स को भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ILO कन्वेंशन इज रॉन्ग? एंड कन्वेंशन कौन सा है? 182। तो पहले तो देखते हैं 182 कौन सा था? वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। देखते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब पहला ऑप्शन है कि क्या ये कन्वेंशन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, तो अभी देखा हमने हाँ है। सेकंड, वन ऑफ द 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस में से है, हाँ फंडामेंटल कन्वेंशंस में से है। सी, कन्वेंशन अभी तक रेटिफाई नहीं किया गया है, या डी, नन ऑफ दीज। तो सी, कन्वेंशन अभी तक रेटिफाई नहीं किया गया है क्या? अभी मैंने आपको बताया वर्स्ट फॉर्म ऑफ कन्वेंशन को हम 2017 में ही रेटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से ईयर में ILO कन्वेंशन 138 हमने रेटिफाई किया था इंडिया में? तो 138 जो था हमारा, ये रहा मिनिमम एज कन्वेंशन, इसको हम कौन से ईयर में कर चुके हैं? 2017। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए 2018, बी 2017, सी 2000 एंड डी 2011। तो इसका आंसर है बी 2017। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। So thank you so much for watching my video. If you have any queries, please comment in the comment section, and if you want me to make any other video related to HR or not related to it, trust me, I will definitely make it. So thank you. Till then, this is Mahima signing off. Goodbye.